हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर जिसे यूपी बोर्ड ने खुद अपने वेबसाइट पे जारी किया है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और इस मॉडल पेपर के हम इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें तो ये पेपर जो है 3 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। हर बार ऐसा ही होता है और पूर्णांक जो है 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। दूसरा चीज़ इसमें लिखा गया है कि इस प्रश्न में 2 खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो पहले खंड से जो है हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो पहला खंड आप सभी के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो आप कभी भी अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पहला खंड करने के बाद ही खंड ख कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है एग्जामिनर को ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है और एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के पास है, पहला का क, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक है संपूर्णानंद जी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संपूर्णानंद। ठीक है, तो ये जो है शिक्षा के उद्देश्य नामक निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आप सभी के पास ख नंबर है कि लल्लू लाल की रचना कौन है। तो इसमें से जो है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो इसमें से जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ना, प्रेम सागर, ये जो है लल्लू लाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एक एक नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने सही किया, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा किया, हमें 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक एक नंबर के लिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ग नंबर है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, अमरकांत और यशपाल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। ठीक है, यशपाल जो है पर्दा कहानी के लेखक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो घ नंबर प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो अंग नंबर प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप सभी के पास सेकंड नंबर। पहले प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले जिसे हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कहते हैं, और दूसरा प्रश्न में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें क नंबर प्रश्न है कामायनी किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग की, दूसरा है क्षयवादी युग, तीसरा ऑप्शन दिया गया भारतेंदु युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। तो आप सभी को इसमें याद रखना है ये क्षयवादी युग की कविता है। तो आप सभी जो है सेकंड नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे या फिर अपने कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है। इनमें से कौन जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो आप देखेंगे इसमें तो अग्रदास है, तुलसीदास, नंददास और रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए इसमें रामधारी सिंह दिनकर जो है ना ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो ये प्रगतिवादी युग के हैं, बाकी सब प्रगतिवादी युग के नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने गौ नंबर है कि तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आप सभी को याद रखना है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के पास घ नंबर द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है भारत भारती और चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो आप सभी को इसमें याद रखना है कामायनी जो रचना है ना ये छायावादी युग की रचना है, तो इसलिए ये द्विवेदी युग की रचना नहीं होगी। तो इसे आप टिक कर लेंगे, ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला और अंतिम इसमें प्रश्न है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, मतलब भक्ति काल की अष्टछाप के कवियों का संबंध किन से है। तो राम भक्ति शाखा से है या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा से है या प्रेमाश्रयी शाखा से है या कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो आप सभी को इसमें याद रखना है कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इस तरीके से 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हिंदी गद्य इतिहास से होंगे और हिंदी काव्य इतिहास से होंगे। अगला जो प्रश्न आपका आएगा 3 नंबर में, ये प्रश्न होगा आपके पास गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद से आएगा पद्यांश। तो देखिए गद्यांश में क्या आएगा, आपको जो है इस तरीके से गद्यांश कोई दे देगा, 2 गद्यांश देगा, दोनों में से किसी एक को ही करना होगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। और एक बात इंपॉर्टेंट आप ये जान लीजिए कि इस गद्यांश के लिए आपको मिलेगा कितना नंबर, 10 नंबर। ठीक है, इस गद्यांश के लिए आपको मिलेगा 10 नंबर। 2 यहाँ पे गद्यांश दिए जाएंगे और इनसे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश है
है, नीचे 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों में से अगर आप सारे प्रश्नों का आंसर सही दे देते हैं तो आप यहाँ से 10 नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर में आपसे पूछा जाएगा। देखिए पैटर्न यही रहने वाला है, आपका क्वेश्चन बदल सकता है, पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो देखिए चौथा प्रश्न जो आएगा आपका पद्यांश से संबंधित, और इसमें आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पद्यांश दिया रहेगा, एक ऊपर दिया है आप देख सकते हैं और एक नीचे दिया रहेगा, और इनमें जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप ऊपर वाला करें या फिर अथवा करके नीचे दिया है, चाहे आप ये वाला करें, दोनों में से किसी एक को ही करना है। और इसके 5 आंसर दीजिए या फिर ऊपर वाले का 5 आंसर दीजिए। अगर सारे आंसर आपके सही हैं तो इसके लिए 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय से संबंधित। जिस तरीके से हम लोग अभी तक जीवन परिचय पढ़ते हैं उसी तरीके से साहित्यिक परिचय से संबंधित पूछा जाएगा। तो लेखक के साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो इसके लिए 5 नंबर आपको मिलने वाला है और 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके लिए शब्द सीमा जो है 80 होनी चाहिए, यानी कि 80 शब्दों में आप इनका जीवन परिचय लिखे होने चाहिए, ठीक है। अगला जो आपके पास इसी में ख नंबर आएगा, इसमें पूछा जाएगा कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर जो है यहाँ पे दिया जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा है 80 है, तो 80 शब्दों में आपको लिखना होगा और इसमें भी 3 दिए जाएंगे, तो किसी एक का ही आपको जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 6 में, वो भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। देखिए इसमें भी 5 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें क्या है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको बताना है, यानी उद्देश्य का मतलब कि कहानी का सारांश ही आपको लिख देना है। बहादुर कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पंचलाइट कहानी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों कहानियों का सारांश लिख देना है। अधिकतम शब्द सीमा इसकी 80 होने वाली है, तो 80 शब्दों में इसे लिखना है। अब इसके अलावा भी मतलब 3 कहानी दिया जाएगा, तो आपको कोई ना कोई कहानी एक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आपके पेपर में मैच करे और उसको आप आसानी से लिख पाएँ, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न भी आपसे 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें है कि खंडकाव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए खंडकाव्य जो है अलग अलग जिला में अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो अलग अलग जिले में अलग अलग खंडकाव्य पढ़ने होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा अपने जिले का नाम, हम जो है आपको बता देंगे कि कौन सा खंडकाव्य आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न आप सभी से 8 नंबर में पूछा जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न हैं ये, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए संस्कृत के गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें लिखना क्या होगा, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। देखिए हमारे पास गद्यांश में ये 2 तरीके के दो गद्यांश दिए रहेंगे अथवा करके, ठीक है। दोनों में से किसी एक का, जिसका भी आपको पता है अनुवाद, उसका जो है सारांश उसका जो है संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब कि चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है। और ये बताना है कि संस्कृत खंड से उद्धृत है और उसके बाद से इसका अनुवाद लिखना है हिंदी में, तो हिंदी में इसका अनुवाद भी आना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक का भी आप जानते हैं तो उसका आप लिख दीजिएगा, आपको यहाँ से 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसमें ख में भी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपको गद्यांश से पूछ दिया है तो अब पद्यांश से पूछेगा, ठीक है। तो संस्कृत पद्यांश में भी ऐसे ही 2 दे देगा, ठीक है। ये 2 लग रहा है कि मतलब श्लोक के जैसे है और इसके लिए भी 7 नंबर। इसका सबसे पहले ये बताना है कि किस चैप्टर से ये लिया गया है और संस्कृत खंड से उद्धृत है, और ये बता देना है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी अनुवाद में लिख देना है इसका हिंदी अनुवाद। तो इसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई। अगला प्रश्न आपका हो सकता है कि मुहावरा से संबंधित आ जाए और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इसको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस तरीके के मुहावरे आपको दिए जाएंगे और इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें किसी एक का ही अर्थ आपको लिखना है, इन चारों में से किसी एक का ही लिखना है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर में आपका आ सकता है अपठित गद्यांश से, ठीक है। तो एक ऐसा गद्यांश आपको दिया रहेगा जो अपठित होगा, जो आपके किताब से नहीं है, ये अलग से दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अथवा करके एक और भी दिया जाएगा, तो जो आपको ईजी लगे, जो गद्यांश आपको ईजी लगे, जो आपको समझ में आ रहा हो, उसके 3 प्रश्नों का आंसर देंगे आप। तो इसके लिए जो है आपको कितना नंबर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 4 1 5 नंबर, तो इसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 11 नंबर में, थोड़ा सा ये व्याकरण से संबंधित हो जाएगा कि सही शब्द युग्मों का जो है चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कोई एक सही है, तो इसका जो है आपको चयन करना है। इसमें भी आपको चयन करना है, इसके लिए 1 नंबर ऐसे करके दिया जाएगा। और ये व्याकरण से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े जो है अलग अलग, मतलब कि प्रश्न तो सेम नहीं रहेंगे लेकिन पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। आगे आपका जो प्रश्न आएगा
प्रश्न नंबर 12 देखिए, अगला प्रश्न जो है आपके 12 नंबर, इसमें रस छंद अलंकार से संबंधित इस तरीके से क ख ग में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो रस में पूछा जाएगा, हास्य रस या वीर रस का जो है आपको अस्थाई भाव के साथ इसका उदाहरण, यानी कि उसका आपको लक्षण पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए और इसका उदाहरण भी पता होना चाहिए। सेकंड नंबर में अलंकार से पूछ सकता है, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके अलावा भी हो सकता है कि यमक अलंकार आपसे पूछ दे, तो इन अलंकारों के लक्षण पता होने चाहिए और इसका उदाहरण भी पता होना चाहिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो आएगा दोहा और सोठा, ये छंद है, ठीक है। तो छंद से संबंधित पूछेगा और इसका लक्षण पता होना चाहिए और इसका उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 6 नंबर टोटल यहाँ से आपके जो है यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा 13 नंबर, उसके बाद 14 नंबर अंतिम प्रश्न होगा आपका आपके एग्जाम में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न होगा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। और अगर आपको ये नहीं आता है, मान लीजिए कि प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अगर नहीं लिख सकते हैं, तो नीचे आपको इस तरीके का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, कोई अगर शहर में बीमारी फैल गई है तो उसके लिए आपको जिलाधिकारी को जो है एक पत्र लिखना है, उसमें अपनी समस्या को बताना है और समाधान करने के लिए अनुरोध करना है उस अधिकारी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। और जो 14 नंबर क्वेश्चन है निबंध से संबंधित है, तो आपको जो है निबंध आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इन टॉपिक पर निबंध अच्छे से तैयार होना चाहिए, 9 नंबर इसके लिए मिलने वाला है। तो ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे, इन टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैंने जल्दी में इस पूरे पेपर का रिव्यू दिया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है कैसा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।